प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, अपने यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी जोंक की समीक्षा करेंगे। यह एकांकी प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के पाठ्यक्रमानुसार आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 14 दिसंबर 1910 को जालंधर पंजाब में हुआ था और उनका स्वर्गवास 19 जनवरी 1996 को हुआ था। उपेंद्र नाथ अश्क एक बहुत बड़े एकांकीकार हैं। उनकी एकांकियों के लिए वे हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, संस्मरण इत्यादि लेखन भी किया है। उनकी प्रमुख एकांकियों में उनके एकांकी संग्रह हैं देवताओं की छाया में, तूफान से पहले चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, साहब को जुकाम है, 25 श्रेष्ठ एकांकी इत्यादि। जब अश्क की हम बात करते हैं तो अश्क बहुत जिंदादिल इंसान रहे हैं और उन्होंने अपनी एकांकियों में हास्य व्यंग्य का सहारा लेते हुए मध्यम वर्ग की विषमताओं, विडंबनाओं और हास्यास्पद स्थितियों को कलमबद्ध करने का प्रयास किया है। वे मूलतः यथार्थवादी हैं। उनकी विषय वस्तु सत्य पर आधारित है और हम पंजाब के मध्यम वर्गीय जीवन को उनकी एकांकियों में सहज रूप से देख सकते हैं। आज हम जोंक एकांकी की चर्चा कर रहे हैं। जोंक उनकी बहुत प्रसिद्ध एकांकी है जिसका कई विविध मंचों पर मंचन हो चुका है। यह एक हास्य व्यंग्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से हम देखते हैं कि जिस प्रकार जोंक एक बार चिपक जाती है तो चाहे रक्त क्यों न निकल जाए, वो हमारे शरीर से दूर नहीं होती है। इसी तरह की जीवन में भी कई अप्रिय परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और हमें मन महसूस करके भी उनका सामना करना होता है। जोंक एकांकी में भी एक महाशय हैं बनवारी लाल। वे भोलानाथ के अनचाहे मेहमान हैं। भोलानाथ की स्थिति यह है कि वे उन्हें घर से भेजना भी चाहते हैं, कह सकते हैं भगाना भी चाहते हैं, लेकिन भगा नहीं पा रहे हैं। और इस सारे उपक्रम में उनके परम मित्र प्रोफेसर आनंद उनका सहयोग करते हैं, लेकिन प्रोफेसर आनंद को भी स्वयं की पिटाई के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और एक पंजाबी, एक हिंदुस्तानी, एक मारवाड़ी, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मिस्टर भोलानाथ के पड़ोसी हैं। कमला उनकी पत्नी है।
इस पूरे एकांकी में हम हास्य की स्थिति को देखते हैं। बहुत ज़्यादा हम कहें कि समस्या प्रधान या शिक्षा प्रधान एकांकी न होकर के इसे एकांकीकार ने मनोरंजन का रूप देने का प्रयास किया है। जीवन में हास्य भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हास्य हमारे तनाव को छीन लेता है, हमसे झपट लेता है या फिर कम कर देता है। जो भी कहो, हास्य जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और उपेंद्र नाथ अश्क की सफलता इस बात पर निर्भर कर रही है कि उन्होंने जो हास्य का एक पुट देने का प्रयास किया है उसमें बहुत हद तक सफल रहे हैं। जोक एकांकी में कुल 3 दृश्य हैं। पहला दृश्य भोलानाथ का निवास स्थान है। भोलानाथ एक साधारण से इंसान है और जब पर्दा खुलता है तो वहाँ पर प्रोफेसर आनंद जो कि उनके मित्र हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं। उनसे भोलानाथ की बातचीत का क्रम प्रारंभ होता है। भोलानाथ सामान्य से प्राणी है और अपने मित्र आनंद के पास में एक समस्या लेकर के आए हैं। और जब उनके मित्र आनंद उनसे समस्या पूछते हैं कि क्या समस्या है, तो भोलानाथ को लगता है कि वे भी उनके मज़े ले रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी एक ही समस्या है और समस्या यह है कि मेरे वतनी अर्थात मेरे गांव के एक अनचाहे मेहमान मेरे घर पर आ गए हैं। आनंद उनके मज़े लेते हुए कहते हैं कि तुम्हारे वतन के हैं, तुम्हारे वतनी हैं, तो तुमको तो अतिथि सत्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन भोलानाथ कहते हैं कि अतिथि वह होता है जो कुछ समय के लिए आए और सम्मान के साथ में लौट जाए। ये ढीठ की किस्म के इंसान है, ये वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो आनंद उनको कहते हैं कि आखिर तुम्हारा उनसे परिचय कैसे हुआ, तुम उनको कैसे जानने लगे, क्या वो देशभक्त हैं या कवि हैं? तब भोलानाथ चिढ़ते हुए कहते हैं कि कविता उनकी 7 जन्मों में किसी ने नहीं देखी, 7 पीढ़ियों में किसी नहीं देखी। तब आनंद मजे लेते हैं, कहते हैं वक्ता, डॉक्टर, हकीम, वेद कुछ तो होंगे। उन्होंने कहा ना भाई, वो कुछ नहीं है। फिर क्या है? तो वे कुछ लेखन करते हैं और उनके 2 प्रसिद्ध नाटक हैं, खून का बदला खून और दर्द जिगर। बस वो मुझे अच्छे लगे, मैं पढ़ने लग गया और संयोग से वो एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं मास्टर रहमत, उनके साथ में रहे हैं और इस कारण से मैं थोड़ा सा उनकी प्रशंसा करने लग गया, मुझे कुछ ठीक लगा। तो आनंद कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब तो तुम उनके अज्ञात प्रशंसक हो। तब भोलानाथ उनको जवाब देते हैं, तुम तो जानते हो कि प्रसिद्ध लेखकों, नेताओं और अभिनेताओं के लोग साधारण आदमियों से कुछ ऊंचाई समझते हैं और उनसे तो दूर रहा, उनके साथ रहने वालों तक से बात करके फूले नहीं समाते। फिर ये तो मास्टर रहमत का दायां हाथ था। यानी समाज की मनोदशा हमारे सामने प्रकट की है कि समाज में लेखक, नेताओं और अभिनेताओं को उच्च दर्जा प्राप्त होता है, उन्हें सम्मान प्राप्त होता है और लोग उनके साथ में जो रहते हैं उनसे मिलकर के भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और जहां अवसर मिलता है वहाँ शेखी बगाड़ते हैं। तब भोलानाथ कहते हैं कि आखिर तुम्हारा परिचय किस तरह हुआ, कुछ बताइए। तब भोलानाथ इसी दृश्य में उनको बताते हैं कि एक बार मुझे संयोग से यह कहीं पर मिल गए और मैंने उन्हें चाय पानी का पूछ लिया, तो ये तुरंत वहाँ पर तैयार हो गए और मेरे साथ चले आए। भोलानाथ कहते हैं कि मेरी नई नई शादी है, मैंने तो ऐसे ही औपचारिकता कर दी थी, लेकिन ये महाशय तो बिल्कुल मेरे घर पे आ गए और फिर
वही हुआ जिसका मुझे डर था। उन्होंने आते ही चारपाई पे अपना आसन ग्रहण कर लिया। मुझे कुछ जाना भी था, लेकिन उन्होंने बड़ी ढिठाई से कह दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल आप तो जा सकते हैं, मैं आराम से यहाँ पे सोया हूँ। और जब मैं वापस आकर के देखता हूँ तो वे चारपाई पे आसानी से आराम से सोए हुए थे। कमला भी उस समय कहती है कि आखिर ये महाशय कौन है। जब उन्हें मैंने कहा कि मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ तो वो कहती हैं कि मैं पूछती हूँ आप चुपचाप इधर आकर बैठ गए और वे मुझे इस तरह आदेश दे रहे हैं जैसे मैं उनकी कोई मोल ली हुई बांदी हूँ। कमला पानी ला दो, कमला हाथ धुला दो, कमला यह कर दो, कमला वह कर दो। ये है कौन? आप तो कहते थे मैं इन्हें जानता तक नहीं, फिर ये क्यों इधर मुंह उठाए चले आते हैं? इन्हें कोई और ठौर ठिकाना नहीं है। भोलानाथ अपनी परेशानी अपने मित्र आनंद के साथ में साझा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब हमारी श्रीमती जी भी मुझे पूछ रही हैं बार बार, मैं उन्हें भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहा हूँ और इनके जो खातिरदारी का वक्त है भला वो कैसे निकाले। इस प्रकार ये घटनाक्रम उनका चल रहा है। भोलानाथ अपनी व्यथा उन्हें बता रहे हैं मिस्टर आनंद को। अब आनंद का साथ देने के लिए कमला भी वहाँ पर प्रस्तुत हैं और वो कहती हैं कि भोलानाथ को ये स्पष्ट जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो भोलानाथ अनमने से होकर के थोड़ा सा कंधे झाड़के हुए अपनी मजबूरी या शिष्टता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये मेरे वतनी हैं, अर्थात मेरे गांव के हैं। तब आनंद कुछ विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ तरकीब सोची जाए और वे कुछ तरकीब सोच ही रही हैं। इसी समय वहाँ पर बनवारी लाल जी का प्रवेश होता है। आनंद ने बनवारी लाल को मिलवाया और मिल करके बनवारी लाल कहते हैं कि आज मैं बहुत सी लोकियाँ मुझे मिली तो मैं लोकियाँ ले आया। तब तक कमला से वे बहाना बनवाते हैं कि तुम हिस्ट्री रिया का बहाना करो, लेकिन बनवारी लाल जी तो पूरे ढीठ थे। उन्होंने स्थिति को ताड़ लिया और कहते हैं कि हिस्ट्री रिया में तो लौकी की जो खीर होती है बहुत लाभदायक होती है। ऐसा करता हूँ कि मैं खीर बना लेता हूँ तो हिस्टीरिया में लाभदायक है और थोड़ा आप भी खा लेना, थोड़ा मैं भी खा लूँगा। अब जैसे ही बनवारी लाल जी अंदर जाते हैं, आनंद उनको सिखाते हैं। वो पूछता है कि घर में मसाले हैं, तो भोलानाथ ऊंचे स्वर में कह देते थे कि मसाला तो समाप्त हो गया। फिर वो कहते हैं कि घर में घी है, तो कहते कि नहीं घी भी समाप्त हो गया, ला ही नहीं पाया। फिर वो कहते, अब बनवारी लाल स्थिति को ताड़ लेते और कहते हैं कि मुझे लगता है कि घर में चीनी भी नहीं होगी, मसाला है ही नहीं, घी नहीं है। ऐसा करो कि आज का दिन चल जाए, ऐसा मैं कुछ ले आता हूँ। और ऐसा करके बनवारी लाल कुछ लेने के लिए चले गए। तब उनके मित्र कहते, अरे वाह, ये तो विचित्र अतिथि है जो अतिथि के साथ अतिथि सेवक का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और अपनी जेब से। तो भोलानाथ कहते हैं कि मैं कहता हूँ आनंद, ये जो के कोई और तरकीब बिड़ाओ, 5 आने खर्च देगा तो क्या हुआ, गत वर्ष जाते जाते मुझसे 5 रुपये ले गया था। और यह रहस्य जब से ही कमला को पता चलता है तो कमला का गुस्सा भी ठिकाना नहीं रहता है और वो भी एक सहज गृहिणी के रूप में कहती हैं कि और मैं 5 पैसे मांगती हूँ तो नहीं मिलते। भोलानाथ अब वतनी अपनी मजबूरी प्रकट करते। कमला क्रोध से कहती है तो भुगतिए, 5 क्या मेरी ओर से 500 दे दीजिए, बस मुझे मायके छोड़ दीजिए। और इस प्रकार एक झगड़ा नया शुरू हो जाता है। आनंद को जैसे कुछ लॉटरी लग गई ऐसे उछालते, ताली बजाते और कहते हैं हाँ भाभी जल्दी करो, पड़ोसी के यहाँ चली जाओ और वो आया तो मैं कह दूंगा
कि भाभी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, आखिर भाई साहब उन्हें मैके छोड़ने चले गए। और यह कह करके ये उनकी योजना बनती है और इस प्रकार भाभी जी चली जाती हैं और इस प्रकार यह दृश्य यहाँ पर पूर्ण होता है। अब दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। दूसरे दृश्य की चर्चा हम करते हैं। दूसरा दृश्य वही कक्ष है, वहीं पर वह दृश्य फिर से प्रारंभ होता है और दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि भोलानाथ कहता है, मैं कहता हूँ हमें वहाँ बैठे बैठे 1 घंटा हो चुका और तुमने अभी तक आवाज़ नहीं दी। आनंद कहता है, मैं कहता हूँ धीरे बोलो, वह रसोई घर में बैठा खाना खा रहा है। दोनों देखते हैं और देखते हैं कि वो मस्ती से उपवास खोल करके खाना खा रहे हैं। और आनंद कहते हैं कि मेरा भी उपवास था तो थोड़ी सी खीर मैंने भी खा ली और फिर भी बड़ी स्वादिष्ट बनी थी। भोलानाथ कहते परंतु तुमने? आनंद कहते हैं, हाँ करता क्या मैं, खीर बनी थी और जब उन्होंने मुझे खाने का आग्रह किया, कहा क्यों नहीं, जब वह चीज़ें वापस लेकर आया तो मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा भाभी की तबीयत तो बड़ी खराब हो गई और उन्होंने कहा तो मैं मैके जाऊंगी और वे ठहरे बीवी के गुलाम उसी क्षण लेकर चले गए। भोलानाथ को गुस्सा आया, मेरे को बीवी का गुलाम कहा। तो उसने कहा अरे वो तो मैंने ऐसे ही बातें बनाने के लिए कह दिया। अब भोलानाथ बेचारे मजबूर प्राणी अपमान का घुट पी करके रह जाते हैं। तब वो कहते हैं कि मैं रसोई घर चला गया और उन्होंने फिर मुझे खीर का आग्रह किया तो मैंने उनके आग्रह को किसी प्रकार स्वीकार करके खीर खा ही ली। इस प्रकार यह बात होती है। जब उनकी बात चल ही रही है तो बनवारी लाल वहाँ पर आ जाते और कहते हैं कि तुम तो जाने वाले थे, गाड़ी मिस कर गए क्या? तो उसने कहा हाँ मेरी गाड़ी मिस हो गई और कमला को मैं वहीं पे छोड़ करके आया हूँ। और इस प्रकार यहाँ पर बनवारी लाल एक और बहाना बनाते हैं। भोलानाथ एक और बहाना बनाते हैं, लेकिन बात यहाँ पर भी नहीं बनती है। और अब वे इस दृश्य में कहते हैं कि मैं कुछ देर के लिए जाता हूँ, तब तक तुम ताला लगा करके चले जाओ, मैं अंदर रहता हूँ। मुझे 3:30 बजे मिस्टर गिरधारी लाल जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनसे मिलने के लिए जाना है। और ऐसा करो कि बनवारी लाल का तुम बैग भी बाहर रख दो ताकि वो लेकर के चले जाए। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति बनती है और विचित्र स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है कि जो आनंद है वो अंदर लेट जाते हैं और भोलानाथ बाहर ताला लगा करके चले जाते हैं। और बनवारी लाल जैसे ही आते हैं वो देखते हैं कि बाहर बैग पड़ा हुआ है, किवाड़ बंद है। बनवारी लाल कुछ समझ जाते हैं और उन्होंने भी कसम खा रखी थी कि घर नहीं जाना है, तो उन्होंने भी वही चारपाई वहाँ पे बिछा दी। इस प्रकार दूसरा दृश्य समाप्त होता है। तीसरा दृश्य जैसे ही प्रारंभ होता है तो बनवारी लाल वहाँ पर सोए हुए हैं और रोशनदार से देखते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है उस घर से। तो वो जोर से धुमाल चौकड़ी मचाते हैं और धुमाल चौकड़ी मचाते हैं तो उनके पड़ोसी आ जाते हैं और उनमें एक मारवाड़ी, एक हिंदुस्तानी और पंजाबी है। तीनों ही मिल करके कहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा चोर है, जमाना नहीं रहा, देखो देखो अंदर से चोर आया। इस प्रकार वो सहज जो बातें होती है उस प्रकार की बातें करके जैसे ही मिस्टर आनंद जब उतरते नहीं है तो पंजाबी उनको नीचे खींच लेते हैं और इस प्रकार प्रोफेसर आनंद को चोर समझ करके उनकी धुनाई कर दी जाती है। अब वो बनवारी लाल कहते हैं कि मैं पुलिस में जाकर के रपट लिखवाता हूँ कि ये मित्र के यहाँ पर चोरी कर रहे थे। ऐसा करके बनवारी लाल चले जाते हैं। तब वहाँ पर
वापिस भोलानाथ आते हैं और सारा माजरा समझ करके कहते हैं, उनको कहते हैं उनके पड़ोसियों के, तुम जाओ, ये तो मेरे मित्र हैं, मैं संभाल लूँगा, ऐसा करके उनको वापस भेजते हैं। तब तक उनको कहते हैं कि अरे यार हुआ क्या, तो कहते हैं कि अरे यार मैं तो रोशनदार से उतर रहा था और इन्होंने ही हुल्लड़ मचा दी, ये सब लाए और तुम्हारी वजह से आज मुझे मार खानी पड़ी। इस प्रकार आज जब हम इस दृश्य में देखते हैं तो मिस्टर आनंद कहाँ तो उनके रायचंद बने हुए थे, कहाँ तो वो उन्हें सुझाव देने के लिए आए थे, उपाय बताने आए थे, उनकी समस्या का समाधान करने आए थे और उनको स्वयं को मार खानी पड़ी। तब भोलानाथ कहते हैं कि अब क्या करना रहा, तो उनको एक और उपाय सूझता है कि क्यों न मैं यहाँ से जाने का ही बहाना कर लूँ। इतने में बनवारी लाल आ जाते हैं और बनवारी लाल कहते हैं कि क्या हुआ, तो भोलानाथ कहते हैं कि कमला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मैं गुरदासपुरा जा रहा हूँ। और गुरदासपुरा, लेकिन बनवारी लाल कहते आप गुरदासपुरा जा रहे हैं, आपकी ससुराल तो नवा शहर में है। तो भोलानाथ कहते हैं कि वहाँ पर गुरदासपुरा में कमला के बड़े भाई रहते हैं। और यहाँ पर एकांकी का एक और बड़ा मज़ेदार हास्य है कि भोलानाथ को बनवारी लाल कहते हैं कि तुम्हारे साले क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वे म्यूनिसिपल कमेटी में हेड क्लर्क हैं। तो बनवारी लाल कहते हैं कि म्यूनिसिपल कमेटी में, उल्लास से ताली बजाते कहते अरे वाह, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने, मैं स्वयं परेशान था, वहाँ म्यूनिसिपल कमेटी में मुझे काम है, गुरदासपुरा में मेरा कोई परिचय नहीं था, अब आप साथ होंगे तो सब कुछ सुगमता से हो जाएगा, ठहरिए मैं यह बैग उठा लूँ। और इस प्रकार वो जोंक की तरह एक बार फिर से भोलानाथ के साथ में हो जाते हैं। इस हास्य व्यंग्य पूर्ण एकांकी का इस प्रकार पटाक्षेप होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह हास्य व्यंग्य से पूर्ण बहुत सुंदर एकांकी है। यदि आपको यह एकांकी की समीक्षा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों विद्यार्थियों के मध्य इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।